आज जो राजस्थान का नक्शा हम देखते हैं उसमें एक बहुत ही दिलचस्प पहेली छुपी हुई थी। सोचिए, एक ऐसा इलाका जो ठीक एकदम बीचों बीच था, लेकिन फिर भी वो राजस्थान का हिस्सा नहीं था। आज हम उसी पहेली को सुलझाएंगे, यानी अजमेर की कहानी को, और देखेंगे कि कैसे इस एक सवाल ने पूरे राज्य के बनने की कहानी को मुकम्मल किया। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? एक तरफ तो सारी रियासतें एक होकर एक विशाल राजस्थान बना रही थीं, और दूसरी तरफ ठीक उसके दिल में बसा अजमेर मेरवाड़ा एक अलग ही इकाई बना हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों था? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो हुआ ये कि 1947 के बाद अजमेर मेरवाड़ को सीधे दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा था। मतलब उस पर किसी राजस्थानी रियासत का हुक्म नहीं चलता था। जरा सोचकर देखिए, भौगोलिक रूप से तो वो राजस्थान के बिल्कुल अंदर था, पर राजनीतिक तौर पर एकदम अलग, जैसे एक द्वीप हो। और बस इसी अनोखी स्थिति ने आगे चलकर एक बड़े टकराव की जमीन तैयार कर दी। तो अजमेर पर बहस शुरू हुई। एक राज्य था, लेकिन उसे लेकर नजरिए दो थे, और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। अजमेर का भविष्य क्या हो, इसे लेकर दो ताकतें आमने सामने आ गईं, और दोनों की सोच, दोनों के इरादे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो देखिए, मामला बिल्कुल साफ था। दो खेमे बन गए थे। एक तरफ थी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इनका कहना था कि भाई, राजस्थान की एकता के लिए अजमेर का विलय होना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ था अजमेर का अपना स्थानीय कांग्रेस मंत्रालय, जो इस बात पर अड़ा था कि नहीं, अजमेर को एक अलग छोटा राज्य ही बने रहना चाहिए। और ये जो स्थानीय विरोध था ना, वो कोई हल्का पुल्का नहीं था, बहुत मजबूत था। 1952 के चुनावों के बाद तो हरिभाऊ उपाध्याय की जो सरकार बनी, उसने विलय का जोरदार विरोध किया। उनका तर्क सीधा सा था, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रशासन की दृष्टि से इसे एक छोटा राज्य होना चाहिए। मतलब उनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यही बेहतर है। पर यह सिर्फ सहूलियत की बात नहीं थी। ये दिखाता है कि वहाँ के नेता अपनी अलग पहचान और अपनी स्वायत्ता को लेके कितने ज्यादा सीरियस थे। तो अब बात आती है आयोग के निर्णय की, जो एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। देखिए, जब सालों के बहस के बाद भी स्थानीय स्तर पर कोई हल नहीं निकला, तो फिर ये पूरा मामला एक राष्ट्रीय आयोग के पास पहुंचा। और इस आयोग का काम सिर्फ अजमेर का मसला सुलझाना नहीं था, बल्कि पूरे भारत में राज्यों की सीमाओं से जुड़े ऐसे ही जो भी पेचीदा विवाद थे, उन सबको हल करना था। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये सब हुआ कैसे। 1947 भारत आजाद हुआ, पर अजमेर की स्थिति वैसी की वैसी ही रही। वो केंद्र के अधीन ही रहा। फिर आया 1952, जब स्थानीय सरकार ने खुलकर कह दिया कि हम विलय नहीं चाहते। इससे मामला और भी पेचीदा हो गया। और फिर आता है साल 1956, जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना वो फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। और आयोग का जो फैसला आया ना, वो एकदम साफ था, बिना किसी लाग लपेट के। सिफारिश बिल्कुल स्पष्ट थी, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय होना ही चाहिए। बस इस एक फैसले ने सालों से जो राजनीतिक गतिरोध बना हुआ था, उसे एक झटके में तोड़ दिया और अजमेर की किस्मत हमेशा के लिए तय कर दी। और इसी फैसले के साथ एक नए राज्य का जन्म हुआ। ये था अंतिम एकीकरण। अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं, उस ऐतिहासिक दिन जब राजस्थान को वो शक्ल मिली जिसे हम आज पहचानते हैं। वो तारीख थी 1 नवंबर 1956। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो दिन था जब सिर्फ अजमेर ही नहीं, बल्कि कई अलग अलग टुकड़ों में बंटी रियासतों ने मिलकर उस आधुनिक राजस्थान को बनाया जिसे हम आज जानते हैं। ये वाकई सालों के संघर्ष, बहस और दूरदृष्टि का नतीजा था। और हाँ, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, इसके पक्के ऐतिहासिक सबूत हैं। जैसे कि ये दस्तावेज देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया। समझिए, ये उस दिन की सरकारी मोहर थी। लेकिन 1 नवंबर को सिर्फ अजमेर का विलय नहीं हुआ था। उस दिन तो पूरे राजस्थान के नक्शे को एक अंतिम रूप दिया गया था। क्या क्या हुआ था? देखिए, अजमेर मेरवाड़ा तो मिला ही, साथ में माउंट आबू और देलवाड़ा तहसील का भी विलय हुआ। और तो और सीमाओं पर भी कुछ लेन देन हुआ।
मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा गांव राजस्थान को मिला, तो वहीं सिरोंज का इलाका मध्य प्रदेश को दे दिया गया। मतलब ये एक काफी बड़ा और जटिल समायोजन था जिसने राजस्थान को वो शक्ल दी जो आज है। तो अब जरा उन लोगों को भी याद कर लिया जाए जो इस एकीकरण के असली शिल्पकार थे। वो नेता जिनकी वजह से ये राज्य बन पाया, क्योंकि इतने बड़े काम के पीछे कई महान लोगों की दूरदृष्टि और बहुत ज्यादा मेहनत थी। इस पूरे काम के पीछे कई बड़े नाम थे। एक तरफ राजस्थान के अपने नेता थे, जैसे जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जो जमीनी स्तर पर लोगों को एकजुट करने में लगे थे। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी वीपी मेनन। इन लोगों ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से इन सभी टुकड़ों को एक धागे में पिरोया। तो ये समझिए, स्थानीय जुनून और राष्ट्रीय नेतृत्व, इन दोनों के मिलने से ही ये सपना सच हो पाया। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे आधी सदी से भी पहले खींची गई ये सीमाएं आज भी किसी इलाके की पहचान को तय करती हैं। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि उस वक्त लिए गए प्रशासनिक फैसले आज भी एक पूरे क्षेत्र की संस्कृति, उसकी राजनीति और उसकी पहचान पर असर डालते हैं। क्योंकि सीमाएं सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं होती, वे लोगों की जिंदगियों और उनकी कहानियों को भी आकार देती हैं।